किसान भाइयों नमस्कार। किसान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पशुपालन हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण साधन है और हमारे देश के अंदर दूध का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और हमारा देश भारतवर्ष पूरे विश्व के अंदर दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो ग्रामीण भाई हैं, जो दूध उत्पादन है और जो उसकी लागत का मूल्य है वह उसके साथ साथ इसकी जो बिक्री का मूल्य है वो दोनों बराबर के समान हैं। तो हमारे किसान भाइयों को जो इसका पूरा मूल्य नहीं मिल पाता तथा पूरा लाभ इसका नहीं ले पाते। इसके साथ साथ जो हमारे दूध से बने हुए अन्य व्यवसाय हैं, अगर हमारे किसान भाई इन अन्य व्यवसाय को अपनाएंगे तो अपनी जो उनकी लागत है उस लागत में कमी करके और जो उनका मुनाफा है वो मुनाफा बढ़ा सकते हैं और इस मुनाफे को वो 25 से 70% तक बढ़ा सकते हैं। और डेयरी से जो हमारे अन्य व्यवसाय हैं उनको शुरू करने के लिए इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर नेहा ठाकुर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो हमारा ये दूध उत्पादन में डेयरी व्यवसाय है इसका महत्व क्या है। सबसे पहले आप यही बताइए। धन्यवाद अजीत जी और किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। डेयरी व्यवसाय जो है सबसे प्यारी बात इसकी यही है कि ये भले ही सरल तो नहीं है पर बहुत आकर्षक व्यवसाय है और ये अभिन्न अंग रहा है हमारे पशुपालकों का, किसानों का। तो डेयरी जो है पशुपालन के साथ ये बहुत पहले से ही साथ जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा किसान है वो सिर्फ किसान ही नहीं, पशुपालक पैरेलल में होता ही होता है। तो डेयरी का महत्व इसलिए है क्योंकि जो आमदन होती है बेसिकली एक किसान को पशु रखने से, वो दूध की बिक्री से ही होती है, या बाद में जो आगे जो एडेड मुनाफा जिसकी हम आगे बात करेंगे इस चर्चा में, वो उस सब का स्टेम जो सोर्स है वो दूध ही है। इसीलिए डेयरी की महत्वता बहुत बढ़ जाती है क्योंकि ये आमदन लाता है घर में। इसीलिए किसान को इसके बारे में सचेत होना चाहिए और इसके बारे में सारी जानकारी भी होनी चाहिए कि वो कैसे अपनी आमदन को बढ़ा सकता है, इनफैक्ट दुगनी भी कर सकता है। डॉक्टर साहब, मैं इसमें यही आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे दूध उत्पादन की बात कर रही हैं तो डेयरी से बने हुए हमारे किसान भाई जो लाभ उठाते हैं, अन्य व्यवसाय हैं जैसे कि दही, इसके साथ घी, लस्सी वगैरह, इनका उत्पादन वो करके अलग से जो सीधा इसको हमारे किसानों तक जहाँ तक इसको पहुँचाना है वहाँ पहुँचाएं तो इसके मुनाफा अधिक कमा सकते हैं। तो ये इसकी महत्वपूर्णता को साबित तो करता ही है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये बताइए कि जो हमारी जीडीपी है, इसके जीडीपी के अंदर जो हमारी डेयरी व्यवस्था है इसका क्या योगदान है? हाँ जी, जीडीपी हमारे देश में बेसिकली जो एग्रीकल्चर है वो जीडीपी में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है और आजकल के डाटा के हिसाब से हम लगभग 15% से भी ज़्यादा जीडीपी में जो योगदान है वो एग्रीकल्चर का है। और एग्रीकल्चर का 1/4 हिस्सा जो है वो पशुपालन के थ्रू आता है, एनिमल हस्बेंड्री कंट्रीब्यूट करता है। तो 25% एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एनिमल हस्बेंड्री से आ रहा है और एनिमल हस्बेंड्री से जितना भी हमें आमदन हो रही है वो बेसिकली उसका जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो दूध का है, वो डेयरी का है। इसीलिए जीडीपी में पशुपालन का और इनडायरेक्टली दूध का बहुत योगदान बढ़ जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन रहा है एनिमल सेक्टर की साइड से। इसीलिए जो डेयरी है उसकी तरफ, डेयरी व्यवसाय की तरफ सरकार भी बहुत सचेत है और आने जो बडिंग हमारा यूथ है या एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स या एग्रीप्रेन्योर्स जिन्हें कहते हैं, उनकी तरफ भी बहुत जोर दिया जा रहा है क्योंकि हमें बेसिकली सबसे बड़ा मोटिवेशन किसी भी चीज़ को आगे करने का जो होता है वो होता है पैसा। तो इस व्यवसाय में पैसा है। इस व्यवसाय का लुभाव ही यही है कि ये आपको आमदन देगा, आपको रोजगार देगा और खुशहाली लाएगा। इसीलिए इसके बारे में हम इतनी चर्चा करते हैं कि अगर आप सिर्फ दूध मत बेचिए, उसके आगे प्रोडक्ट्स बनाइए, उसकी वैल्यू एडिशन कीजिए। जो ये चर्चा है इसका इसीलिए इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि सिर्फ दूध बेचने से बात नहीं बनेगी। कच्चा दूध जो है उसकी मार्केट हमने देखा अभी कोरोना काल में क्रैश हो गई, सारी कच्चे दूध के रेट टूट गए। 10 रुपये लीटर के हिसाब से भी हमारे किसान भाइयों को दूध बेचना पड़ा, जबकि थैली वाला जो दूध था उसका रेट नहीं टूटा, वो तब भी
40-44 जो भी था, 50-60 जिस हिसाब से ब्रांडिंग थी उस दूध की थैली की, उस हिसाब से बिकती चली गई। यहाँ हमारे किसान भाइयों ने जो कोरोना काल में लॉकडाउन में मात खाई, उससे हमें और भी सचेत हो जाना चाहिए कि ये चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो हमें अपनी वैल्यू एडिशन करनी है, अपनी ब्रांड बनानी है। तो सिर्फ कच्चा दूध बेचने से बात नहीं बनेगी, इसलिए हमें प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग की तरफ जो है अपने कदम बढ़ाने होंगे। तो डॉक्टर साहब, इसमें बात करते हैं वर्तमान में जो दूध की बात है जी। तो इसमें हम वर्तमान में दूध की उत्पादनता में हम इसमें हमारा भारतवर्ष कहाँ पर है तथा इसका महत्व इसके में क्या कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई? जी, अभी भारत जो है वो सर्वोच्च स्थान पे है विश्व में, जैसा कि आपने अपने शुरुआत में ही बताया ओपनिंग लाइंस में कि दूध भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान है मिल्क प्रोडक्शन में, और काफ़ी सालों से ये रह रहा है। तो हमारे आज की डेट में भारत में लगभग 187.7 मिलियन मेट्रिक टन्स, वो 187 हाँ जी 187.7 जो है हमारी दूध की प्रोडक्शन है सालाना, जो 2019 का ये डाटा है। हाँ जी, और जो एक रिकमेंडेशन है ICMR, जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिकमेंडेशन देता है कि हमें डेली कितना दूध कंज्यूम करना चाहिए, उससे हमारी जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है कि डेली पर हेड हमें कितना दूध अवेलेबल है, उसमें भी हम बहुत आगे हैं। 375 ग्राम पर प्रतिदिन के हिसाब से पर पर्सन की अवेलेबिलिटी है इस वक्त देश में, जो कि ये बहुत अच्छा डाटा है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे देश में दूध का उत्पादन बहुत अच्छे स्तर पे जा रहा है। इनफैक्ट 2018 में तक तो हमारी जो डेयरी इंडस्ट्री थी उसका कॉन्टिन्यूस ग्रोथ था, 6.2 से 6.4 के गति पर हम प्रोग्रेस ही कर रहे हैं। थोड़ा सा इस साल 2019 के डेटा में 0.2 का ड्रॉप आया है, तो 6.4 है हमारा ग्रोथ रेट। लेकिन हम बढ़ा इस सेक्टर में, डेयरी सेक्टर में बढ़ोतरी हो ही रही है, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरा रोजगार नहीं है। तो और जैसे ज़मीनें जो हैं अब खेती की तरफ उतना बंटवारों की वजह से उतना कम रह जाता है, तो ये कम स्पेस में होने वाली चीज़ है डेयरी व्यवसाय। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट का जवाब है डेयरी व्यवसाय, और तीसरा कि इसकी डिमांड है। लोगों के पास अब जितनी परचेजिंग पावर आती जाती है, जैसे नागरिक सशक्त होता है वो अच्छी चीज़ खरीदना चाहता है, तो वो उसके अच्छे दाम भी देना चाहता है। लेकिन हमें इस वक्त ये है कि वो अच्छे दाम हम किसानों के हाथों तक पहुंचा दें, वो मिडिल मैन या बीच की कंपनियां ना मुनाफा ले जाएं, हमें अपने किसान भाइयों तक ये मुनाफा पहुंचाना है। इसीलिए उनको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है इस समय में कि डेयरी कितना लुभावना प्रोफेशन है और डेयरी में कितने लुभावने अवसर हैं, इनको कितना स्कोप है, तो उसका उन्हें आइडिया होना चाहिए। जो कि अभी तक बहुत अच्छे रुझान आ रहे हैं कि डेयरी इंडस्ट्री जो है, डेयरी व्यवसाय जो है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा बिजनेस है अगर कोई इसमें आना चाहे तो। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे, आप जैसे बता रहे थे दूध और कच्चा दूध, उसके साथ पाश्चराइजेशन दूध, तो मैं आपसे यही जानना चाहते हैं हमारे किसान भाई भी, जो कच्चा दूध है और जो पाश्चराइज दूध है उनमें से कौन सा बेहतर है, और पाश्चराइजेशन जो दूध है वो कौन सा दूध होता है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। जी, एक तो मैं बात यहीं पे क्लियर करना चाहूँगी, बहुत किसान भाइयों को या आम लोगों को भी ये सुन के, पाश्चराइजेशन का नाम सुन के ऐसा लगता है कि इसमें कोई केमिकल डाल दिया हमने। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि पाश्चराइजेशन बेसिकली एक प्रोसीजर है, एक विधि है जिसमें दूध को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक लाके गर्म किया जाता है और एकदम से ठंडा किया जाता है। जैसे आप घर पे दूध उबालते हैं और उसको फ्रिज में ठंडा करके लगा देते हैं, उससे क्या होता है, दूध एक दिन 24 घंटे 48 घंटे चल जाता है। सेम चीज़ बस हम इंडस्ट्री लेवल पे करते हैं, उसको पाश्चराइजेशन कहते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में समझा रही हूँ मैं। अदरवाइज इसका जो तापमान है और जो इसका टाइम है वो स्पेसिफिक रहता है। जैसे हमने 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड के लिए करना है, दूध को गर्म करना है, और उसको एकदम से फिर ठंडा कर देंगे हम 4 डिग्री तक लाके, फिर उस दूध को थैली में पैक कर देंगे, और पैक करने के बाद वो दूध जो है 2 से 3 दिन तक आराम से चल जाता है, तो दूध फटता नहीं है। इसलिए पाश्चराइज दूध जो है वो कच्चे दूध से ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, वो ज़्यादा दिन चलेगा, ख़राब नहीं होगा। कच्चा दूध किसान भाइयों को बेचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शाम तक या दूध निकालने के 2-3 घंटे तक अगर ना बिका तो किसान को फिर वो मिट्टी के भाव दूध बेचना पड़ता है, जिसमें वो नुकसान खा रहे हैं। जो सेम चीज़ मैंने कहा था कि कोरोना काल में लॉकडाउन में हुई। लेकिन अगर यही चीज़ पाश्चराइज कर दिया होता दूध, तो वो ख़राब नहीं होता इतना जल्दी। आप उसको आज नहीं बेच पाए, आप कल बेच दो, उसकी डिमांड तो रहेगी। हमारे पास भी जो बड़ी बड़ी कंपनियों की थैलियाँ आती हैं, एक दिन पहले ही तो पैक हुई आती हैं। तो ये है कि पाश्चराइज दूध जो है, और आजकल ईज़ जो होता है ना, जो कंज्यूमर है वो सचेत है और वो लग्जरी चाहता है, वो कंफर्ट चाहता है। तो पैकेट में दूध आ रहा है, सील्ड आ रहा है, उन्होंने काटा यूज़ किया, तो उसकी ईज़ ऑफ ऑपरेशन बहुत रहता है। इसीलिए
किसान भाइयों को पास्चराइजेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि मिल के वो लोग एक छोटा पास्चराइजेशन प्लांट अपने गांव लेवल पे भी लगा सकते हैं। दरअसल मैं यही बात आपसे करना चाह रहा था अभी, अगर हमारे कोई किसान भाई कोई भी मिल्क प्लांट पास्चराइजेशन वाला लगाना चाहता है तो वो कैसे लगा सकता है और कितनी लागत उस पे आएगी, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से सबसे छोटा पास्चराइजेशन प्लांट वैसे तो करोड़ों तक बात चली जाती है, लेकिन अगर मैं किसान भाइयों के लिए इस चीज़ को सरल करके बताऊं तो आजकल छोटे या मिनी पास्चराइजेशन यूनिट्स या मिनी डेयरी इक्विपमेंट्स या मिनी डेयरी प्लांट्स के नाम से आते हैं। तो उसमें लगभग 6 से 7 लाख की लागत से आपकी पूरी मशीनरी सेटअप हो जाएगी। अदरवाइज ये मशीनरी जो 50 लाख या 1 करोड़ तक जाती थी, उसको ही इंडिजिनाइज करके उसको 6-6.5 लाख की लागत तक के लिए किसान भाइयों को उपलब्ध करवा दिया जाता है। उस 6 से 7 लाख की लागत में मशीन में क्या रहता है, उनमें यूनिट रहेगा जिसमें दूध आएगा, रिसीव करेंगे, उसमें डंप टैंक मिलता है उनको। तो जो दूध है उसकी कैपेसिटी 500 लीटर से 1000 लीटर पर डे के हिसाब से हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो कितने ग्रुप, कितने लोग मिल के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही है या मिल के कर रहे हैं, या एक भाई है वो सबके बिहाफ पे दूध कलेक्ट कर रहा है। तो डंपिंग टैंक की उस हिसाब से कैपेसिटी निर्धारित कर सकते हैं कि हमने 500 लीटर दूध प्रोसेस करना है या हमने 1000 लीटर दूध प्रोसेस करना है। अगला जो पास्चराइजेशन यूनिट में जो अगली चीज़ आती है वो आता है पास्चराइज़र। पास्चराइज़र वो मशीन है बेसिकली जो दूध का तापमान बढ़ा के उसको पास्चराइज करता है। तो उसमें क्या रहता है कि कॉइल्स रहते हैं जिसमें गर्म पानी दूध के अराउंड सर्कुलेट होता है। उन कॉइल्स में गर्म पानी सर्कुलेट होगा और वो तापमान बढ़ा देगा दूध का, वही जो मैं बात कर रही थी 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए। उसमें सारे जो कीटाणु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, दूध के बीमारियों वाले कीटाणु जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, दूध ख़राब नहीं होता है। तो वो पास्चराइज़र की जो कैपेसिटी है वो भी जो ये मैं 7 लाख की लागत वाला जो प्लांट मिनी डेयरी प्लांट बता रही हूँ उसमें लगभग 500 लीटर पर आवर के हिसाब से वो काम करता है। तो मतलब या 300 लीटर के हिसाब से, वो डिपेंड करता है आप कितनी कैपेसिटी वाला ले रहे हो। तो मतलब अगर आपको मान लो 1000 लीटर दूध है तो आप 2 घंटे में आपका प्लांट रन करके हो जाएगा वो, या सिर्फ 500 लीटर दूध आप एक बार में कर रहे हो तो 1 घंटे में आपका दूध पास्चराइज हो जाएगा। उसके अगली यूनिट रहती है पाइपलाइन से वो ठंडे टैंक में चला जाता है और वो थैली तक जब पहुंचता है, और साथ में सीलिंग एंड पैकिंग मशीन देते हैं। ये सीलिंग एंड पैकिंग मशीन किसान भाइयों पानी की पैकिंग मशीन से अलग होती है, दूध की स्पेसिफिक सीलिंग और पैकिंग मशीन आती है। तो उसको फिर ये लास्ट स्टेप है उस पूरे यूनिट का, जो मिनी डेयरी प्लांट मैं आपको बता रही हूँ, इस पूरे यूनिट का आखिरी स्टेप है दूध की थैलियों की पैकिंग करना, जिसको हम रेगुलेट करते हैं। आम जो थैली हमें बाजार में मिलती है 500 ml, दैट इज़ आधा लीटर की जो थैली बनती है, तो आधा लीटर की थैलियाँ फिर वो कट के आप उनको स्टोर कर सकते हो 4 डिग्री पे, कोल्ड रूम में डाल दो और जब आपको जिस हिसाब से लगे फिर आप उन्हें बेच लीजिए। तो और इस चीज़ के लिए सरकार सब्सिडियाँ भी देती हैं, आपको नाबार्ड को अप्रोच करना पड़ेगा। और अगर आपका व्यवसाय इतना बढ़ जाता है कि आप जब आप पास्चराइजेशन का प्लांट लगाते हो या मिल्क प्लांट लगाते हो, अगर आपकी लागत जो है वो 12 लाख से बढ़ जाती है एक साल में, जो टर्नओवर कहते हैं, अगर आपका 12 लाख से ज़्यादा है तो आप FSSAI के साथ रजिस्टर करो, पंजीकरण करवाइए खुद का। 2 से 4 हज़ार में आपका पंजीकरण हो जाएगा, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपका प्रमाण पत्र है, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स है, कंपनी का बैंक है, और जो आपकी डिटेल्स हैं, आपका क्या प्रोजेक्ट है, आप कितनी लागत है, कितनी हेल्प चाहिए, तो सरकार आपको उसमें सब्सिडी भी देती है। सब्सिडाइज रेट पे ये आपको 7 लाख इक्विपमेंट इससे भी कम दाम पे पड़ जाएगा। तो मतलब एक ये विजन रख के किसान भाई कर सकते हैं कि जो वो प्लांट अगर लगाने की सोच रहे हैं ना, तो उससे उनको किसी कंपनी को देना नहीं पड़ेगा, अपने गांव लेवल पे वो अपना गांव का दूध बेच के पन्नियों में, जैसे थैलियों में डाल के वो बेच सकते हैं, और उसकी जो गुणवत्ता है वो भी बढ़िया होगी और पास्चराइज्ड है, तो उससे शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होगी और उसको अच्छे रेट पे वो बेच भी सकते हैं। 10 रुपये के हिसाब से कच्चा दूध नहीं बेचना पड़ेगा इमरजेंसी में। तो किसान भाइयों में बीच में आपको डॉक्टर साहब की एक बात महत्वपूर्ण है, ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया कि मिल्क प्लांट लगा सकते हैं आप, और पास्चराइजेशन जो मिल्क प्लांट है इस पे ज़्यादा कीमत नहीं लगती। ये 7 लाख से 500 से 1000 लीटर का एक छोटा मिनी डेयरी प्लांट आप शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका 1 साल के अंदर टर्नओवर 12 लाख से अगर ऊपर हो जाता है तो उसके बाद आप FSSAI लाइसेंस ले सकते हो, पूरे भारतवर्ष के अंदर इसको कहीं भी सेल कर सकते हो। तो ये तो बात थी डॉक्टर साहब सबसे पहले हमारे मिल्क प्लांट लगाने की। अब दूध से जो हमारे अन्य व्यवसाय कौन कौन से हैं या अन्य प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जिनसे हमारे किसान भाई उनको बना सकते हैं और उनसे अधिक लाभ कमा सकते हैं? हाँ जी, यहाँ मैं बताना चाहूँगी किसान भाइयों को कि आज की डेट में जो मार्केट चल रहा है
दूध का। एक तो भारत में जितना भी दूध आ रहा है मोस्टली वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बिक रहा है, बहुत कम है। 20% है जो कॉर्पोरेटिव डेयरी सोसाइटीज़ में प्रॉपरली पहुंच पाता है, बाकी 36% अनऑर्गेनाइज्ड है और 46% जो दूध है वो तो लगभग लोकली कंज्यूम हो रहे हैं। यही अपने एक पर्सन ने मान लो फैमिली में दूध गाय रखी है, 2-4 परिवारों में दे दिया, उस तरह से। तो यहाँ पे बात ये आती है कि एक तो मिल्क की मार्केट जो है इसमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ उतर चुकी हैं। आज जब हम एज कंज्यूमर भी बाज़ार में उतरते हैं तो हमें पता है अमूल है, या मैं हरियाणा की बात करूं वीटा है, मधुसूदन है, एजी है, तो डिफरेंट तरह लक्ष्य है। तो एक ही स्टेट में मैंने आपको 4 बड़ी कंपनियां गिना दी जिसमें अमूल गुजरात का है। तो हर प्रदेश में बड़ी बड़ी कंपनियां लगभग विकसित हो चुकी हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि किसान को अकेला दूध की ब्रांड बिल्ड करना मुश्किल है। लेकिन आज भी अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, दूध से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी मार्केट आज भी खाली है। अगर अमूल का पैकेट का दूध compete कर रहा है मार्केट में, लेकिन अमूल की बर्फ़ी तो नहीं है ना, अमूल के घी पे उतना ट्रस्ट नहीं है ना। ये वो लैक्यूनाज हैं, ये वो खाली जगहें हैं जहाँ पे हमारे फार्मर अच्छी तरह फिट हो सकते हैं। इसीलिए जो प्रोसेसिंग पे हम जोर देते हैं ज़्यादा कि दूध पास्चराइज कर लिया, दूध बेच लिया, वो इस्टेब्लिश्ड है, मोस्टली लोग करते हैं। लेकिन जो पता नहीं है दूध के उत्पाद, उसकी तरफ हम जोर नहीं डालते कभी भी, और उसकी मार्केट खाली पड़ी है अभी भी। तो यहाँ पे आप अपने व्यवसाय को पहले तो जैसे डेयरी फार्म खोला आपने दूध बेचना शुरू किया, आपकी जब इस चीज़ पे थोड़ी सी पकड़ आ जाए, कमांड आ जाए, थोड़ी सी समझ आ जाए, फिर आप प्रोसेसिंग की तरफ डेफिनेटली किसान भाइयों को जाना चाहिए। जो प्रगतिशील किसान है उनको बढ़ चढ़ के दूध के उत्पादों में इन्वेस्ट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, क्योंकि उसके जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। दूध आप बेचोगे ना, उसमें आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है और जो आपका सेल प्राइस है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हो ना तो उसमें मार्जिन ज़्यादा मिल जाती है। तो जैसे कि हमारे किसान भाई जानते हैं कि दूध से तरह तरह के उत्पाद मिल सकते हैं। आम जो कॉमनली हम दूध से मक्खन निकालते हैं, दही बनाते हैं, छाछ हो गई, पनीर हो गया, खोया हो गई, और खोया के बेस पे बनने वाली तरह तरह की मिठाइयाँ हो गई, जैसे बर्फ़ी हो गई, आप कलाकंद बना लीजिए। तो कई तरह की, मतलब ये तो लिस्ट एंडलेस है। तो इस चीज़ में हमारे किसान भाइयों को ज़रूर सोचना चाहिए कि हम उत्पादों में निवेश करें। हम अगर दूध है उसका कुछ बना के बेचेंगे तो उसके ज़्यादा पैसे, 4 पैसे ज़्यादा आएंगे हमारे हाथ में। इसलिए जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर मैं इलेबोरेट करना चाहूँ तो मैं हर प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा किसान भाइयों को जानकारी दे सकती हूँ। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि मिल्क प्लांट के साथ साथ अगर हम इसके साथ जुड़े हुए डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर इनको साथ में अपना के इनको आगे बढ़ाएंगे तो जो बड़ी कंपनियां आई हुई हैं वो आजकल ज़्यादा मिल्क प्लांट में ही आई हुई हैं। जो इसके साथ बाई प्रोडक्ट्स हैं डेयरी के, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया बटर, खोया, इसके साथ साथ बर्फ़ी, पनीर, घी वगैरह, अगर इन पे अगर आप जोर दे के अगर अपना इनका उत्पादन करके इनको अगर आप सेल करोगे मार्केट के अंदर तो आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये तो बात थी हमारे इसके साथ प्रशिक्षण की। अब हम इसकी अगर जानकारी लेनी हो हमारे किसान भाइयों को, पूरा प्रशिक्षण लेना हो डेयरी व्यवसाय का, तो इसका पूरा प्रशिक्षण कहाँ से ले सकते हैं और कैसे लें? अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो सरकार कई स्कीम चलाती हैं, पीवीके हैं, केवीके हैं, जिनमें ट्रेनिंग्स दी जाती हैं किसान भाइयों को। स्पेशली डेयरी की ट्रेनिंग तो सबसे आम है, सबसे कॉमन ट्रेनिंग जो सबसे पहले दी जाती है किसी भी इंस्टीट्यूट में, वो डेयरी की ट्रेनिंग है। तो डेयरी पशु प्रशिक्षण जो है आप पीवीकेज में पा सकते हैं, केवीकेज में पा सकते हैं, और जो हमारी यूनिवर्सिटी है लूवास, उसमें हमारा डिपार्टमेंट जो है जिसमें मैं काम करती हूँ एलपीटी, तो उसमें भी हम किसान भाइयों के लिए ये साल में 2 बार प्रशिक्षण करते हैं। साथ में जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है हमारी ही यूनिवर्सिटी का, डीई डिपार्टमेंट, वो भी हर तीसरे महीने सेम ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें हम किसान भाइयों को सिखाते हैं कि पशु का रखरखाव कैसे करना है, पशु को कौन सी बीमारियों से बचाना है, और उसमें एक कंपोनेंट जो रहता है ये प्रोसेसिंग का रहता है उस ट्रेनिंग में। लेकिन अगर आप हमारे डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा पूरा ही ट्रेनिंग प्रोसेसिंग पे बेस्ड रहता है, जिसमें हम सिखाते हैं कि अच्छा आपके पास दूध आ गया, इस दूध से आप बना क्या क्या सकते हैं, किस किस चीज़ को किस तरह से बनाना है। जो आप घरों पे बनाते हैं आम वही है, बस हम थोड़ी सी साइंटिफिक पॉइंट बता देते हैं कि इस तरह से आपको इस चीज़ को ऐसे स्टैंडर्डाइज कर लो तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बढ़िया बनेगा, ज़्यादा यूनिफॉर्म बनेगा। और यूनिफॉर्म बनने से क्या होता है कि आपको प्राइसिंग ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, और हर बार अगर आप सेम तरह की चीज़ बनाते हो तो आपका वो ट्रस्ट बिल्ड होता है कंज्यूमर पे। जो आपका कस्टमर है उसको पता है कि मैं यहाँ की बर्फ़ी लूँगा तो मुझे यही स्वाद आना है,
मुझे यही जमती है। आपके प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होंगी, पनीर कभी ढीला कभी कसा हुआ नहीं बनेगा। तो वो चीज़ें जो हैं, वो प्रशिक्षण जो है हमारी यूनिवर्सिटी किसानों को देती है। सरकार भी सिमिलर प्रशिक्षण जो है तरह तरह पे, गांव लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑर्गेनाइज टाइम टू टाइम करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात थी हमारी जानकारी की, हमारे किसान भाई जी। जो डेयरी व्यवसाय है इसकी जानकारी कहाँ से ले सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारी आर्थिक वृद्धि है, उसके अंदर इस डेयरी व्यवसाय का कोई महत्व है या कहाँ तक ये योगदान डालता है, इसके बारे में बताएंगे? देखिए, एक तो जैसे आपका एग्रीकल्चर लैंड है, अगर आपके पास, जहाँ आप उसमें फार्मिंग कर रहे हो, आप फसल उगा रहे हो, साथ के साथ उस फार्मिंग का वेस्ट ही आपका डेयरी का निवेश बन जाएगा। जो इनपुट है, जो आउटपुट है एक की या बाय प्रोडक्ट है, वही खाद, फीड सब आपके डेयरी में यूज़ हो जाने हैं जब आप पशु का रख रखाव करोगे। तो आप अपने एग्रीकल्चर के वेस्ट को आप लाइफ स्टॉक या पशुपालन के फील्ड में आप उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आज कल बेरोज़गारी बढ़ रही है। आप अपना व्यवसाय शुरू करने की जितनी ईज़ और जितना ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में चाहिए नहीं होती है, बस ये कुछ एक बातों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन पशुपालक तो हम सब पहले से ही हैं, हमें बहुत अच्छे से आता है पशु पालना और उससे मुनाफा लेना। हमें क्या नहीं आता है? अपनी मार्केटिंग नहीं आती है, अपना बेचना नहीं आता। हमें लगता है दूध, गाय पाल ली, भैंस पाल ली, दूध बेच लिया, 4 घरों में दे दिया, शाम तक 4 पैसे आगे हो गया। इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं हम। तो हमारे किसान भाइयों को इस वक्त चाहिए कि उससे आगे बिजनेस बेंट ऑफ माइंड चाहिए हमें इस वक्त वर्कर नहीं, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। आपको अपना बॉस खुद बनना होगा। तो आप एक भी पर्सन, अगर मान लो आप भी व्यवसाय शुरू करते हैं, तो आप 4 लोगों को और उनके घरों में रोजगार दोगे। तो ये विजन हमारे किसान को अब बॉस बनने की ज़रूरत है। थोड़ा सा व्यवसाय की तरफ चैनलाइज कर जाएं, कमर्शियलाइज करें चीज़ों को। तो जैसे वो मान लो कोई रिश्तेदार घर पे आता है, जैसे हमारे यहाँ आम बहुत रहता है कि घी बनाए जी, दे दिया किसी को, वो अपना घी बेचना शुरू करें। वो छोटे से ही होगा कि घर पे घी बनता है तो घी बेचो। मैं आपसे इसमें एक और अहम चीज है वो मैं पूछना चाहूंगा। जैसे दूध है, दूध के अंदर आजकल मिलावट बहुत ज्यादा चल रही है, तो उस मिलावट की रोकथाम के लिए किसान भाई थोड़ा सा बताइए क्या कर सकते हैं? हाँ जी, मिलावट, अभी मैं ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। इस वक्त देश की डेयरी व्यवसाय को जो सबसे बड़ी बीमारी लगी है, किसी टाइम पे वो थनैला रोग होता था, आज की डेट में वो बीमारी है मिलावट। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें बहुत कम हैं जो अडल्ट्रेटेड या मिलावटी ना हो। 70% लगभग के हिसाब से मिलावटी दूध इस वक्त मार्केट में मौजूद है, दूध या दूध पे बेस्ड उत्पाद। तो इसमें अब घर के लेवल पे जांच करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऐसे शरारती तत्व हैं जो ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि साइंटिस्ट लोग भी नहीं पकड़ पाते। वो डेली मिलावट की इंडस्ट्री अपने आप में इतनी बढ़ चुकी है कि उनकी बारीकियां जांचना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है कई बार। तो मतलब इतने शातिर हो रखे हैं वो। बट नकली दूध का व्यवसाय जो है वो एकदम खुले में हो रहा है। तो उसके लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं? एक तो आप प्रोड्यूसर हैं, आप रॉ मटेरियल दे रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि अपनी शुद्धता को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो दूध है आपने मिलावट अपने लेवल पे नहीं करनी है, क्योंकि अगर एक बार आपका नाम खराब हो गया, आपकी ब्रांड का नाम खराब हो गया, तो फिर दोबारा किसी भी कंज्यूमर का या कस्टमर का आप पे विश्वास नहीं आएगा। हाँ जी। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने अभी आपको लास्ट में दूध में मिलावट के बारे में बताया, क्योंकि आप अपना काम खुद कर रहे हैं तो खुद ही ध्यान रखना है। आपने जहाँ से दूध लेना है उनके साथ मिलकर यही करना है कि मिलावटी दूध ना ले, खुद का ब्रांड ही इससे खराब होगा। तो डॉक्टर साहब ने आपको शुरुआत से लेकर अंत तक किसान भाइयों डेयरी से जुड़े हुए व्यवसाय के बारे में बताया। तो सबसे जो अहम चीज़ इनने डॉक्टर साहब ने बताई है वो मिल्क प्लांट लगाने के साथ साथ वो तो है ही, उसके बाद बताए हैं इससे जुड़े हुए अन्य जो डेयरी के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में, जैसे कि खोया, पनीर, लस्सी और इसके साथ साथ घी। अगर इन चीज़ों पे आप ध्यान दे के अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे और इनको बाजार में बेचेंगे तो आप अधिक लाभ और मूल्य कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।